अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत खूब यार, नशा को इन दोनों से अलग रूम में रखो, इंतहाई इज्जत के साथ। बाकी इन दोनों के साथ तुम जो मर्जी करो, आई डोंट केयर। हयात मलक कानील कॉटेज पहुंच चुका था। अब वो बेड पर पड़े तीनों वजूदों को देखकर गोया हुआ था। अमल, सारा और नशा तीनों एक ही बेड पर नींद बेहोश पड़ी हुई थी। सर, उन्हें मारना ही है तो अभी के अभी काम खत्म करें। उसके लिए उनका होश में लाना जरूरी तो नहीं। जफर ने नशा की तरफ इशारा करते हुए कहा था, नहीं, उसको मारूंगा उसके आशिक के सामने, उसके दिल में मौजूद अपने लिए नफरत देकर। फिर जब मैं उसको मारूंगा तो उसे एहसास होगा कि दुनिया में अगर मैंने उसको इतनी मोहब्बत इतना प्यार दिया था, इसलिए नहीं कि वो मेरी इज्जत को रो ले। और वैसे भी इज्जतों पर बात आ जाए तो कत्ल सरे आम होते हैं। हयात मलक ने गुस्से से डांटते हुए कहा था, बड़े पापा। अम्मा ने आंखें खोलते हुए नासमझी से अपने से कुछ फासले करे हयात मलक को देखते हुए कहा था, और फिर अपने सर पर उठती हुई दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करती उठ बैठे थे। मगर जैसे ही नजर अपने आसपास लेटी नशा और जारा पड़ गई थी, बेयकीनी से हयात मलक को देखा था। किसी अनजाने डर और खौफ के मारे उसने नफी में गर्दन हिलाए थे। हयात मलक के चेहरे पर छाए हुए तासर, उसके साथ खड़े हुए जफर की जोर मैंने हंसी, उसका दिल किसी अनजाने खौफ में डूबा रहे थे। बड़े पापा, हा 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 हा। हयात मलक ने उसके कहे के अल्फाज दोबारा दोहराए थे और फिर हंसता चला गया था। सुनो लड़की, तुमसे मेरा ना कोई रिश्ता कभी था और ना होगा। हाँ, अगर तुम मुझसे अपना कोई रिश्ता बनाना चाहती हो तो ये समझ लो कि वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का है। मैं तुम दोनों को बस बर्बाद करने की हद तक जानता हूँ, समझी तुम? उन्होंने नफरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा था, सर, मैं सबसे पहले अगर इन दोनों बहनों से फैज़याब होना चाहूँ तो आपको कोई मसला तो नहीं है ना? जफर ने आगे बढ़कर अमल के चेहरे पर हाथ की पूछ फेरते हुए कहा था, और अमल उछल कर 2 कदम उसे दूर हुई थी। बहती आंखों के साथ उसने हयात मलक को देखा था, जो मर्जी करो यार, मगर पहले डॉक्टर का अरेंज करो। ऐसे पक्के डॉक्टर का अरेंज करना जो अपना काम पक्का करे। मुझे ये उसकी बहन मां बनने के ओहदे पर फायज नहीं चाहिए है। उन्हें तनजिया हंसी हंसते हुए अमल की तरफ देखते हुए कहा था, आप ये कैसे कर सकते हैं बड़े पापा? मैं और ज़ारा आपके घर की इज्जत है, आपके बेटों की बीवियां हैं। आप कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ऐसा? खुदा के लिए छोड़ दें हमें। अम्मा ने हयात मलक के सामने हाथ जोड़ते तकरीबन रोते हुए कहा था, ये तो गलती है बीबी तुम्हारी कि तुम दोनों ने वहां वार किया जहां पर हल्की सी जरा भी मेरी बर्दाश्त से बाहर थे। मेरी बेटों की इज्जत ना मैंने तुम दोनों को कभी माना और ना ही कभी मानूंगा। और अगर तुम दोनों ये सोचकर बैठी हुई हो चंद दिन मेरे बेटों के साथ रातें गुजार कर तुम उनको वारस देकर अपने कदम जमा लोगी, तो भूल है तुम दोनों बहनों के। हा हा हा। माँ, हा हा हा। इस रिश्ते के लिए तरसा दूंगा तुम दोनों बहनों को। हयात मलक ने फलक शिगाफ के हकल लगाते हुए कहा था, बड़े पापा, जुल्म इतना करें जितना आप खुद भी बाप में बर्दाश्त कर सके। अरहान या अजहान भाई को जरा सा भी पता चल गया ना कि सबके पीछे आपका हाथ है तो आपको वो कभी माफ नहीं करेंगे। उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा था, हा हा हा। और इन दोनों को कौन बताएगा, तुम या मैं या खुद हयात मलक साहब? इस बार सफर ने हंसते हुए कहा था। अम्बल को उसकी नजरों से कराहत हो रही थी जो उसके वजूद पर गिरी हुई थी। सुनो लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन तुम्हारी इन गिद्दर बगियों से डर जाऊंगा? तो ये तुम्हारी भूल है। इंतजार करो उस वक्त का जब हर गैर मर्द आकर तुम्हारे जिस्म पर जुल्म की दास्तान लिखेगा। और तुम और तुम्हारी बहन इस वक्त को कोसोगी जब तुम दोनों मेरे खानदान में शामिल हुई थी, मेरी बुनियादों को हिलाने की गर्ज से। हयात मलक ने आगे बढ़कर गुस्से से अमल का गला दबोचते हुए कहा था, और वो सुर होती हुई आंखों और रुकते हुए सांस के साथ पूरी कोशिश करते हुए उनका हाथ अपने गले से हटाते हुए हल्कान हो दिए। उसे लग रहा था जैसे अभी उसका सांस बंद हो जाएगा और वो मर जाएगी। छोड़े सर, होश करे, वह मर जाएगी। जफर ने आगे बढ़कर हयात मलक का हाथ पूरी कुव्वत से उसके गले की पहुंच से दूर किया था, और वो लंबे लंबे सांस लेती खांसती हुई उनसे दूर होती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ भागे थे। वहां से भाग जाने के लिए उसे हर हाल में अरहान और अजहान तक पहुंचा था। अभी वो दरवाजे के पार कदम रखने ही वाली थी कि जफर ने बूटा से खींचकर उसे वापस अंदर की तरफ धकेला था, और बेदर्दी से बेड पर पटा था, और वो लड़खड़ाती हुई नशा और जारा के ऊपर जा गए थे। कोशिश भी मत करना यहाँ से भागने की, वरना बाहर खड़े मेरे गार्ड्स तुम्हारी बोटी बोटी नोच कर खा जाएंगे। जफर ने गुस्से से फनकारते हुए कहा था, जबकि उसकी भाग जाने वाली हरकत को देखकर हयात मलक की आंखों में खून उतरा था। वो रोती हुई खुद को संभालती हुई इन दोनों के ऊपर से उठे थे। अमल, जब इसके कानों में नशा की आवाज गूंजी थी, अमल ने पहले खुद को
اور پھر पास खड़े जफर को देखा था और फिर उसके पीछे खड़े हुए हयात मलिक की तरफ देखा था। नरशा ने सर दर्द बर्दाश्त करते अमल की हालत गैर होते हुए देखकर जफर की नजरों के ताक़ब में नसें दुराती जहां दीवार की तरफ मुंह किए हुए खड़े शख्स को देखकर वो पूरी हिम्मत करके उठ बैठे थे। तुम हमें यहाँ लेकर आई हो? तुम तो हमें ब्लड डोनर के पास लेकर जाने वाले थे ना, क्या किया तुमने हमारे साथ? ज़ारा वो पहले गुस्से से जफर की तरफ देखते हुए चिल्लाई थी और फिर ज़ारा का चेहरा थपथपाते हुए उसे आवाज़ें देने लगी थी। ओ हाँ हाँ, ज़ारा ने होश में आते हुए आंखें खोलते हुए कहा था, बताओ कहाँ है वो डोनर? कौन हो तुम? क्यों लाई हो हमें यहाँ पर? बोलो, जवाब दो। ज़ारा के होश में आते ही उसने जफर का कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा था, हाँ मैं तुम्हें मिलवाने तो वाला हूँ मगर ब्लड डोनर से नहीं, तुम्हारे ब्लड रिलेशन से। क्या तुम मिलना पसंद करोगे? जफर ने मुस्कुराते हुए कहा था, बकवास बंद करो अपनी। क्या कहा तुमने अमल से? उसे ज़ारा के गले लगी अमल को रोता देखकर जफर को दीवार के साथ दिखा देते हुए कहा था, जिससे उसका सर भूतनाथ से दीवार से टकराया था। चलो उठो ज़ारा, अमल हमें अभी अलिया के पास जाना है। उसने अपने दोनों हाथ अमल और ज़ारा की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। इस टाइम उसको ना जफर का डर था और ना ही दीवार की तरफ मुंह किए खड़े वजूद का। इस टाइम उसे सिर्फ ज़ारा की फिक्र थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि अमल के किडनैपिंग के बाद इन दोनों को भी क्यों अगवा किया गया। बस वो इन दोनों को यहाँ से जल्द लेकर निकलना चाहती थी। जल्दी करो। उनके उठते ही उसने इन दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा था, नशो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतनी आसानी से इन दोनों को यहाँ से लेकर चली जाओगी? दीवार की तरफ मुंह किए खड़े हयात मलक ने सुकून से अपने महसूस लहजे में कहा था। वो भाई की तरफ कदम बढ़ाती हुई नशो के कदम वहीं पड़ गए थे। वो लहजा, वो आवाज़, वो महसूस आवाज़ का तासर, वो सैकड़ों आवाज़ों में भी इस आवाज़ को पहचान सकती थी। बड़े पापा, उसके होंठों ने जनबिश दी थी। तभी हयात मलक पलट कर उसके सामने आए थे। जो भी में हाथ डाले वो अपने हाथों को मामूली सा उचकाते उसके सामने खड़े उसके 14 तबक रोशन कर गए थे। इसका मतलब इस किडनैपिंग के पीछे आपका हाथ? उसने कुछ समझते हुए कहा था, हाँ मेरा हाथ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे खिलाफ ये सब प्रोपेगेंडा करोगी? मेरे खिलाफ जाकर फाइल्स बनाओगी उस सहाफ़ी के साथ मिलकर और फिर शादी रचा लोगी तो मैं क्या तुम्हें फूलों के हार पहनाऊंगा, शाबाश दूंगा? उन्हें सुर आंखों से नशा की तरह देखते हुए दहाड़ते हुए कहा था, कौन सी फाइल, कौन सा प्रोपेगेंडा? बड़े पापा आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसे नासमझ से कहते हुए हयात मलक की तरफ कदम बढ़ाए थे। दूर रहो मुझसे, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर किस हमदर्दी की तवक्को कर रही हो मुझसे तुम? हयात मलक ने उससे 2 कदम दूर होते हुए कहा था, बड़े पापा आप मेरी बात तो सुने। आप ये क्या सोच रहे हैं? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आई स्वेयर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रही बात शादी की तो बिना नका अजहान पाई की रतामंदी सुबह मैं और सुबहान एक दूसरे को पसंद। चिट्टा अभी नशा के मुंह में अल्फाज देखा हयात मलक ने पूरी शिद्दत से उसके मुंह पर थप्पड़ मारता और वह लहरा कर नीचे गिरते। होंठ का कोना फटा था और खून बरसने लगा था। जरा ने आगे बढ़कर उसे उठाया था। आपको शर्म नहीं आती? अपनी बेटी पर हाथ उठाते हुए जरा ने हयात मलक की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा था, कौन सी बेटी? वो जो दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे एक्सपोज करने पर तुली हुई है। ऐसी बेटी को मैं कब से जहन्नम वसल कर चुका हूँ। बस अब कुछ देर के बाद उसकी चलती सांसें भी खींच लूंगा। उसको, उसके यार को, दोनों को इकट्ठा मारूंगा। उन्होंने नफरत से नशा को देखते हुए कहा था, आप सुबह को कुछ नहीं कहेंगे? नशा ने चलाते हुए कहा था और हयात मलक के सामने खड़ी होते। जफर मैं घंटे तक आ रहा हूँ। घंटे बाद मुझे डॉक्टर यहाँ पर चाहिए और इन चारों को इकट्ठा कर दो एक कमरे में। एक दूसरे से जितने राजो न्यास रह गए ना वो अच्छे से खा लें। फिर इन चारों को ना एक दूसरे की शक्ल देखने को मिलेगी और ना ही एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिलेगा। जफर को क्या थी, हयात मलक ने इन तीनों को गुस्से से देखा था और फिर लंबे लंबे टक पड़ते वो इन तीनों को रोता हुआ छोड़कर वहां से निकल गए थे। वो दोनों पागलों की तरह से ढूंढ रहे थे मगर वो कहीं भी नहीं मिली थी। अजहान ने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके सब जगह अमल की तस्वीरें सेंड कर दी थी कि उसका कहीं से भी कुछ सुराग मिल जाए। भाई वो पैनिक हो जाती है बहुत जल्द। वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती। प्लीज़ कुछ भी करे, उसे ढूंढे। अजहान की तरह देखते हुए उसने परेशानी से कहा था, फिक्र ना करो अरहान, इंशाल्लाह को जल्दी मिल जाएगी। सब जगह मैं कह चुका हूँ, अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखो। अजहान ने गाड़ी चलाते हुए कहा था। वो और अरहान हॉस्पिटल जा रहे थे, अलिया और बाकी सबके पास।
गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग में रोककर वो दोनों आईसीयू की तरफ बढ़े थे। आईसीयू के शीशे से अरहान ने अलिया को देखा था तो उसके वजूद को और उसकी तकलीफ को देखकर उसकी आंखें खुद बहुत नम हुई थी, जबकि अजहान इधर उधर नशरा, जारा और सुभान को ढूंढने लगा था। जब बहुत ढूंढने के बाद भी उसको वो तीनों कहीं ना मिले तो उसने मोबाइल निकाल कर पहले सुभान और फिर नशरा को कॉल की थी, मगर दोनों के नंबर उसे बंद मिले थे। अब उसे मजीद परेशानी होने लगी थी। क्या हुआ भाई? अजान को परेशान देखकर अरहान ने पूछा था। यार, नशो, सुभान, सारा तीनों को इधर ही छोड़ा था, मगर अब वो ना खुद हैं ना ही उनके नंबर्स मिल रहे हैं। नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं। मुझे फिक्र हो रही है, उसे अरहान की तरह देते हुए कहा था। हो सकता है कोई मेडिसिन वगैरह लेने गई हो। अरहान ने तसल्ली देते हुए कहा था। यार, तीनों तो नहीं जा सकते ना? अजहान ने कहा था। एक्सक्यूज मी, क्या आपने ब्लड का इंतजाम कर लिया? डॉक्टर अलिया को चेक करने जा रहा था, तभी उसने अजहान को देखते हुए कहा था। सर, मैंने उनके साथ जो दो लेडीज थी ना, उनको कह चुकी हूँ, वो शायद उसी का इंतजाम करने गई है। नर्स ने अजहान के बजाय डॉक्टर को जवाब दिया था और डॉक्टर ओके कहता वहां से आईसीयू की दरवाजे की तरफ बढ़ा था। देखा, मैंने कहा था ना कि इधर ही होंगी। आप ब्लड बैंक में जाकर चेक करें, वहां मिल जाएंगी वो दोनों। अरहान ने अजान की तरफ देखते हुए कहा था और अजान सर हिलाता हुआ ब्लड बैंक की तरफ चल पड़ा था। तो ये है वो बच्ची जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे, अलिया के पास खड़े होते हुए डॉक्टर कैथरीन कार्ल्स ने कहा था। यस माय लव, ये वही बच्ची है जो मुस्लिम है और जिसकी बातों उसकी मुस्लिम ने उस दिन से मुझे अपना गुरीता बनाया हुआ। मेरा दिल चाहता है काश उसे कभी कुछ ना हो और ये यूं ही हमारे सामने रहे। मुझसे उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। डॉक्टर कार्ल्स ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए नम लहजे में कहा था। कुछ नहीं होगा उसे, हनी, शी विल बी फाइन सून। डॉक्टर कैथरीन कार्ल्स ने अपने शोर को तसल्ली देते हुए कहा था। उनकी बहन ठीक होगी तो जिस दिन यहाँ बीमार पड़ी थी ना, डॉक्टर की बीवी ने उससे पूछा था। हाँ, वो मिरेकल हुआ था, उसकी बहन के साथ ही हुआ था। काश ऐसा ही एक मिरेकल उसके साथ भी हो जाए। डॉक्टर ने शिद्दत से कहा था। हो जाएगा, वो गॉड है ना, सब ठीक कर देगा। आई विल चेक हर फाइल। अलिया दुरेर। कैथरीन कार्ल्स ने अपने शो को तसल्ली देते हुए कहा था और फिर अलिया की मेडिकल फाइल पकड़कर उसका नाम पढ़ा था और बाकी की डिटेल्स और उसकी बीमारी की नौयत पढ़ने लगे थे, जबकि डॉक्टर कार्ल्स बस बेहोश पर भी अलिया को नम आंखों से देख रहे थे। सर, डॉक्टर आ चुकी है। जफर को उसके कारिंदे ने कहा था। ठीक है, और जिस सामान की उसे जरूरत थी वो भी आ गया है क्या? जफर ने पूछा था। जी सर, वो भी आ चुका है, उसके कारिंदे ने उसे बताया था। ठीक है, इन दोनों लड़कियों को बेहोश करके डॉक्टर के रूम तक पहुंचाओ, मैं मिलता हूं तुम्हें वहीं पर। जफर ने हुक्म दिया था। उसका कारिंदा हुक्म की तामील करता वहां से जा चुका था। चलो लड़कियों, वो अमल और जैग को घसीटते बाइक की तरफ लेकर जा रहा था। वो बुरी तरह से अपना छुड़वा दी। नशा को अमल ने अपनी और हयात मलिक के साथ होने वाली गुफ्तगू का बता दिया था। वो जानती थी उन्हें कहाँ लेकर जाया जा रहा है। नशा बुरी तरह से उनको छुड़वा रही थी जब भी किसी ने पीछे से आकर उसे अभी बारी बारी जारा और अमल को इंजेक्ट किए थे। वो नडाल होती जमीन बोस हुई थी। कुछ देर में उन्हें डॉक्टर के रूम में पहुंचा दिया गया था और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर ने अपना काम मुकम्मल करके जफर को सब ओके और काम होने की नवीद सुनाई थी, जिस पर जफर ने फलक शगाफ के अहकाम हवा के सुपुर्द किया था। वो उन्हें ब्लड बैंक से लेकर हॉस्पिटल के कैंटीन हर जगह पर ढूंढ चुका था, मगर वहाँ नशा और सारा का नामो निशान नहीं था और ना ही सुबह का। ब्लड बैंक से उसे इतनी इंफॉर्मेशन तो मिल गई थी कि 2 लड़कियां वहाँ ए पॉजिटिव ब्लड की तलाश में थी, मगर फिर ब्लड बैग्स ना होने की वजह से वहाँ से चली गई थी। वो बेहद परेशानी के आलम में खुद को बेबस महसूस करते हुए दोबारा अरहान तक पहुंचा था। क्या हुआ, मिली क्या? अरहान उसके आते ही पूछा था और उसने बेबसी से नफी में गर्दन हिलाए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि यह सब कौन करवा रहा है। पहले अमल, फिर सारा, नशो, सुभान, एक साथ 4 लोग अपनी मर्जी से गायब नहीं हो सकते। अरहान ने बेबसी से कहा था। मुझे पता है ये कौन करवा रहा है। अगर तो उस सबके पीछे जावर अहमद का हाथ है तो आई सवेर अरहान, वो जिंदा नहीं बचेगा। अजहान ने गुस्से से कहा था। भाई, यावर अहमद तो आपका बेस्ट नहीं अरहान, वो आस्तीन का सांप है। उस आस्तीन के सांप को बेल में से खींच कर मैं सबके सामने लाऊंगा। क्या समझता वो कि हमारी इज्जतों पर हाथ डालेगा और हम खामोश तमाशे बने बैठे रहेंगे? अजहान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा था। एक्सक्यूज मी सर, आपकी पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, हम उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर रहे हैं। अब
आप जितना जल्द हो सके ब्लड अरेंज करें। नर्स ने दोनों के पास आते हुए कहा था, यस श्योर, बस थोड़ी देर तक आपको ब्लड बैग्स मिल जाएंगे। अजहान ने नर्स से थोड़ी देर की मोहलत मांगते हुए कहा था, भाई ब्लड का अरेंज नहीं हुआ क्या? अरहान ने पूछा था, हो गया है यार, बस थोड़ी देर तक आता ही होगा डोनर। अजहान अरहान से कहते हुए आईसीयू के शीशे की तरफ बढ़ा था जहाँ पर अरहान पहले से खड़ा था। ये कितनी अजियत में है ना, इतनी छोटी सी जान अपने ऊपर कितना बड़ा और गहरा दुख झेल रही है। ये वाकई फाइटर है। आ बेबी गर्ल। अरहान ने सामने बेड से 2 फीट तक उछलती हुई फिट्स पड़ती हुई अलिया को देते हुए नम आंखों से कहा था, जिसका वजूद नालियों से जकड़ा हुआ था, जिसकी पलकें और उस आंखें किसी उम्र रसीदा बूढ़े की तरह बोसीदा हो गई थी और जिन पर सफ़ेद खुश्की जम रहे थे। उसकी तकलीफ के आसार उसके चेहरे पर से सारी रौनक छीन कर ले गए थे। उसके चेहरे का रंग सूरजमुखी के फूल की पहलाहट से भी ज्यादा गहरा था और उसके कर्ली बाल मातम कनाते अपने बेजान होने पर। अजहान के पास कुछ भी कहने को नहीं था। वो क्या कहता? अरहान की बात पर खुद उसका दिल भी तो कट कर आया गया था। अलिया की हाल देखकर वो जो कल तक उसकी खुशियों के लिए हलकान हुई फिरे थे, आज खुद बेजान होने जा रहे थे, मुड़ जाने जा रहे थे। भाई अलिया को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज डॉक्टर से कहे ना कुछ करे, अल्लाह पाक प्लीज कोई मुआवजा कर दे प्लीज। उसे शीशे के उस पार बेड पर नीडस लगे हुए अलिया के सफेद कमजोर पुतले हाथों को देखते हुए कहा था। उसका दिल चाहता कि जाकर उसका हाथ थाम ले और अपनी जान उसमें डाल दे। उसकी आंखें नम हो रही थी। हौसला करो अरहान, इतना याद रखना कि कुछ भी रब की रजा के बगैर नहीं होता। उसने आंखें बढ़कर उसे सीने से लगाया था कि किस बात की कोई दूसरे को तसल्ली देते, कोई सुराग कोई सीरा था कि हाथ नहीं लग रहा था। ना चाहते हुए भी वो अपनी खुशियां खो बैठे थे और इन खुशियों के हसूल के लिए अब वो एक बार फिर से दर बदर हो रहे थे। एक तरफ अलिया का दुख था कि बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ अम्मल, जारा, नशरा, सुबहान, उनका सुराग नहीं मिल रहा था, मगर उसे हर हाल में उन्हें ढूंढना था। वो अरहान का कंधा थपथपाते उससे अलग हुआ था जब उसके फोन पर कॉल आए थे और उसने मोबाइल अपने सामने करते नंबर देखा था। मामा की कॉल है। अजहान ने अरहान की तरफ देखते हुए कहा था, मुझे दे, मैं बात करूं। अरहान के हाथ से मोबाइल लेकर कॉल रिसीव किए थे। हेलो बड़ी मामा, अरहान ने नम आवाज में कहा था। किधर तुम दोनों? अजहान कहाँ है? नशा भी कॉल अटेंड नहीं करी। मैं और कबीर इतने परेशान हैं। ताशा बेगम ने गुस्से से कहा था, मामा आप प्लीज यहाँ पर आ जाए, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको नहीं पता अलिया मर रही है। आप तो मामा है ना, माँ बच्चों को बचा लेती है, आप प्लीज अलिया को बचाए आकर। वो बहुत तकलीफ में है। अमल, सारा, नशा, सुबह सब किडनैप हो गया, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज मामा, वी नीड यू, आप पापा के साथ अभी आ जाए। उसने बढ़ाई हुई आवाज में कहा था। तुम ठीक हो ना अरहान? मेरी जान क्यों रो रही हो? किस मुसीबत में पड़ गए हो मेरे बच्चे? मामा की जान कुछ तो बोलो अरहान, उनने परेशान लहजे में कहा था। मामा आप आ जाएं। और मामा यहाँ पर सब ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं रखता हूँ, फिर बात होती है। अजहान ने अरहान से फोन लेते हुए नरम लहजे में कॉल पर कहा था और कॉल डिस्कनेक्ट किए थे। क्या हो गया है अरहान? क्यों मामा को भी परेशान कर रही हो? सब भी ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तुम कह रहे थे ना कि अम्मल पैनिक हो जाती है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, खुद तुम्हारा क्या हाल है इस बारे में? हाँ, हौसला रखो, अल्लाह बहुत ही कारसाज है, वो इंशाल्लाह जरूर मदद करेगा। उसने अरहान को तसल्ली देते हुए कहा था। तुम ऐसा करो कि रुको यहाँ पर अलिया के पास, में इतनी देर में अपार्टमेंट और सुबह के ऑफिस से होकर आता हूँ। हो सकता है उनमें से कोई एक घर पर हो या फिर सुबह किसी काम के सिलसिले में ऑफिस ना हो। अजहान ने अरहान से कहा था और उसने सर हिलाते हुए हामी भर दी और अजहान वहां से बाइक की तरफ बढ़ा था। आग का चेक। जफर ने चेक टाटे की तरफ बढ़ाते हुए कहा था, जिसे उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया था। काम पका हुआ है ना? जफर ने एक बार फिर से तसल्ली के लिए पूछा था। एकदम पका, जैसे आपने चाहा था ना वैसा ही हुआ है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा था। वेरी गुड, इनको होश कब तक आ जाएगा? जफर ने पूछा था। यही कोई आधे घंटे तक, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा था। ओके ठीक है, थैंक्स डॉक्टर। जफर ने मुस्कुराते हुए कहा था। जाओ जोसेफ मैडम को छोकरा। जफर ने जोसेफ को हुक्म दिया था और जोसेफ ने मिनट से पहले डॉक्टर की आंखों पर ब्लैक पट्टी बांधी थी। इसी तरह ही वो उससे लिए हुए कानील काटे चाहते थे और इसी तरह से उसकी आंखें बांधे उसे वापस छोड़ आए थे। एक्सक्यूज मी, अलिया दुरैत यहाँ पर एडमिट हैं क्या? आप बता सकते हैं वो किस फ्लोर के इमरजेंसी वार्ड में है? माहिर ने रिसेप्शनिस्ट पर खड़े होकर पूछा था। यस, शी इज इन सेकंड फ्लोर, रिसेप्शनिस्ट ने बताया था। वो और मायदा तकरीबन दौड़ते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ते
और फिर सेकंड फ्लोर पर पहुंचे थे। एमरजेंसी के वार्ड में दाखिल होते ही माहिर की नजर सामने खड़े अरहान पर पड़ती। दोनों आगे बढ़कर आईसीयू के दरवाजे के उस पार लेटी अलिया को नम आंखों से देख रहे थे। सुभान ने हॉस्पिटल से निकलने के बाद ही माहिर को अलिया की सारी सूरत बता दी थी और वो और मायदा उसी टाइम पहली फ्लैट लेकर मैनचेस्टर पहुंचे थे। माहिर, वो बहुत तकलीफ में है, मायदा ने नम आंखों से माहिर को देखते हुए कहा था। वो हमेशा से ही तकलीफ में है मायदा, मगर उसकी तकलीफ पर हमेशा उसका सब्र हावी रहा है। उसे दूर से ही अलिया की तरफ फ्लाइंग किस उठाते हुए मायदा से कहा था, काश उसे कभी कुछ ना हो। मायदा ने रोते हुए उसके कंधे पर सर रखा था, जबकि माहिर कुछ भी ना बोला था। अरहान, अम्मल, सारा और सुभान कहाँ है? माहिर ने मायदा को खुद से अलग करते हुए अरहान से हाथ मिलाते हुए कहा था, नहीं जानता, सबके सब किडनैप्ड हो गए हैं, नशो भी। अरहान ने भी बसी से कहा था। सुभान के जरिए उन्हें वक्तम फवक्तम पता चलता रहा था वहाँ जो भी हुआ था, ये भी कि सुभान का नशा से नकाह हो चुका है और अब सब ठीक हो गया है। क्या? कब? कैसे? अब तो उनका कोई दुश्मन भी नहीं है। I mean, तुम सब तो एक हो गए ना, फिर उनको किसने किडनैप कर लिया? माहिर ने परेशान कुल लहजे में कहा था। नहीं जानता यार कौन है वो, मगर जो भी है ना, बड़ी बुरी तरह से उसने हम सब के गिर्द अपना घेरा तंग किया है। अरहान ने अफसुदा लहजे में कहा था। अजहान कहाँ है? मायदा ने पूछा था। भाई, सब आपकी तलाश में निकले हैं, यहाँ अलिया के पास कोई नहीं था तो मुझे यहाँ पर छोड़कर गया। तुम लोग कुछ लोगे? अरहान ने पूछा था। नहीं, फ्लैट में खा लिया था, माहिर ने मना किया था। अच्छा माहिर, अगर तुम दोनों यहाँ पर हो तो मैं दोनों की तलाश में जाऊँ? अरहान ने माहिर से कहा था। मैं यही हूँ अलिया के पास, तुम दोनों चले जाओ। मायदा ने कहा था। नहीं, तुम्हें अकेली को यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। हम पहले सारा और नशो को यहाँ पर अकेला छोड़कर बहुत बड़ा रिस्क ले चुकी है। अरहान ने कहा था। कुछ नहीं होगा मुझे, कौन जानता मुझे यहाँ। माहिर को साथ ले जाओ और ढूंढो जारा को। अब उसकी मौजूदगी अलिया को जिंदगी की तरफ वापस ला सकती है, पिछली बार की तरह। प्लीज ढूंढो उसे। मायदा ने हाथ जोड़ते हुए कहा था। ओके, आ जाओ माहिर। अरहान माहिर को कहते बाइक की तरफ बढ़ा था। अपना हया रखना मायदा, और अलिया का भी। ये क्रेडिट कार्ड रख लो, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। अपने लिए कुछ भी गलत महसूस करो तो मुझे फौरन कॉल करना। माहिर ने मायदा से कहा था। माहिर, तुम्हें नहीं लगता इन सब के पीछे हयात मलक का हाथ है? क्योंकि जहाँ तक अमल मुझे बताती थी, वो नफरत करते थे अमल और जारा से। मायदा ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा था। नहीं मायदा, मुझे नहीं लगता। अमल और जारा की हद तक तो चलो मैं मान भी लो, मगर वो अपनी बेटी को ही किडनैप क्यों करवाएंगे? उसे मायदा के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। हो सकता है वो सुभान और नशा के नकाज से खुश ना, क्योंकि तुमने तो मुझे बताया था कि हयात मलक ने सुभान के सहाबत के कैरियर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो उसे एक्सपोज करना चाहता था। तुम मानो या ना मानो, मगर मेरी छठी इस कैरी है कि इस सब में कहीं ना कहीं हयात मलक इन्वॉल्व है। मायदा ने ठोस लहजे में कहा था। नहीं मायदा, इस वक्त इलेक्शन सर पर है, अपना सियासी कैरियर छोड़कर हयात मलक ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस वक्त उसका सारा ध्यान इलेक्शंस पर है, मगर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं पता करवाता हूँ इस बारे में भी। मगर जहाँ तक मुझे लगता है इस सब में कहीं ना कहीं असान का कोई दुश्मन शामिल है। खैर, चलता हूँ। अरहान बाहर इंतजार कर रहा होगा। बी ब्रेव, लिहा का अच्छे से ध्यान रखना, मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। मायदा को तसल्ली देकर वो वहां से बाइक तरफ रहा था, जहाँ पर अरहान गाड़ी के पास खड़ा उसका इंतजार करता। माहिर के आते ही वो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी स्टार्ट की थे।